तो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी, और इसमें 5.1 आज हम निपटा देंगे। ठीक है, तो बिना देरी की हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो देखो, समांतर श्रेणियाँ, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। ये समांतर श्रेणियाँ होती क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इंग्लिश में है, तो इसको हम एपी ही बोलेंगे। ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लो। ये दो टाइप की होती हैं। ठीक है, ये दो टाइप की होती है। एक होती है परिमित, ठीक है, और दूसरी होती है अपरिमित। परिमित को बोलते हैं डेफिनिट, और अपरिमित को बोलते हैं इनडेफिनिट। ठीक है, तो परिमित का मतलब क्या होता है? जो निश्चित है, हमें पता है कि इसके इतने पद हैं, खत्म। ठीक है, मान के चलो हमने कोई भी एक चीज ली, 3, 6, 9, 12। ठीक है, हमें पता है कि इसके 1, 2, 3, 4 ही पद हैं, मात्र कितने पद हैं? 4 पद हैं, बस खत्म। ठीक है, या 2, 4, 6 डैश डैश डैश, ये 20 तक है। भले ही इसमें डैश लगा, लेकिन हाँ पता तो है कि ये 20 तक है, इसके पद क्या हो गए? खत्म हो गए। अपरिमित क्या होती है? ऐसे ये ले लो, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। अब हमें नहीं पता ये कहाँ तक है, क्योंकि ये अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परिमित, इसको बोलते हैं अपरिमित। ठीक है, अब समांतर श्रेणियों में कुछ और विशेष चीजें होती हैं, जैसे कि ये जो है, ठीक है, 2, 4, 6, ठीक है, ये क्या है? ये पद हैं। क्या होते हैं ये? इनको हम पद बोलते हैं। ठीक है, तो ये पद कहलाते हैं। पद को हम शो करते हैं ए से। ठीक है, मान के चलो ये हो जाएगा अपना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2, 4, 6, 8 और डैश डैश। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ये कहलाते हैं इसके पद। कि समांतर श्रेणियों में पद क्या होते हैं? तो पद ये होते हैं। कहाँ तक जाते हैं ये हमें भी नहीं पता। अनंत हो तो कहीं तक भी जा सकते, निश्चित हो तो हमें पता है कि अंतिम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम पद जो होता है इसका, तो प्रथम पद को हम बोलते हैं क्या? ए। ठीक है, A1 लिखा है, लेकिन प्रथम पद इसमें ए होता है। दूसरी चीज, अभी समांतर श्रेणियां क्यों है? क्योंकि इनके बीच का अंतर एक सा है। देखो यहाँ, इनके बीच का अंतर कितना है? 3। इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 2, यहाँ भी 2। तो 2 2 का अंतर, यहाँ भी देखो 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है वो हर कंडीशन में कैसा होता है? एक सा होता है, चाहे वो अनंत तक गई हो, लेकिन उनके बीच का अंतर एक सा होता है। ठीक है, इसलिए ये समांतर श्रेणी होती है। तो उस अंतर को हम बोलते हैं क्या? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको हम डी से दर्शाते हैं। ठीक है, सार्वंतर डी, इसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है, तो ये सार्वंतर होता है, ये प्रथम पद होता है। ठीक, इसका एक सूत्र होता है। एक चीज और पहले समझ लो, इसका एनवा पद होता है। क्या? एनवा पद। ठीक, उसको हम बोलते हैं क्या? ए एन। मतलब कोई श्रेणी है, लेकिन हमें उसमें पता नहीं कि कौन सा पद है। ठीक है, या कौन सा पद हमें ज्ञात करना है, तो वो पद होता है अपना एनवा पद। इसको हम डिनोट करते हैं ए एन से। मान के चलो ये दिया है हमें A10, यानी ये 10वां पद है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी श्रेणी दे दी कि हमें पद नहीं पता कौन सा है, हमने बोल दिया AN, मतलब इसमें पद ज्ञात करना है। तो जो AN होता है वो nवां पद कहलाता है किसी भी श्रेणी का। ठीक है, तो इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? AN बराबर A+N-1 इंटू डी। तो ये nवें पद का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। कोई भी पद हमें निकालना हो, ठीक है, तो या इस फॉर्मूले में रख के हम निकाल सकते हैं। ठीक, या तो देखो एक ट्रिक भी बताता हूँ। मान के चलो हमने बोला 20वां पद, कोई भी श्रेणी का 20वां पद निकालो। ठीक है, तो 20वां पद कैसे निकालेंगे? तो 20वां पद डायरेक्ट हम ऐसे रख सकते हैं कि A20 बराबर A धन 19 डी। ठीक है,
तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, इससे एक कम करके यहाँ लिख दो तो ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है। और नहीं है तो उसमें मान रख के देख लो। देखो ए हमें पता नहीं, एन कितना है यहाँ पर, इसमें मान रख दो एन की जगह 20 ऋण 1 और यहाँ पर है डी। तो ए प्लस 20 में से एक गया 19 और डी, तो ये निकल गया ए 20 का फॉर्मूला। ठीक है, तो किसी भी पद का डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने के लिए ये वाले ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो दूसरे पद का निकालना है A2, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। ठीक है, तीसरे पद का निकालना है ए प्लस, ये आ जाएगा 2D, एक कम ही रहेगा इससे। ठीक है, चौथे पद का A+3D, पांचवें पद का A+4D। ठीक है, ये डायरेक्ट वाली मेथड है। कोई भी पद हमें निकालना हो तो डायरेक्ट हम ये वाली विधि से निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या होना जरूरी है, ए होना जरूरी है और डी होना जरूरी है। मतलब उस श्रेणी का है प्रथम पद पता होना चाहिए, उसका सारवंतर जो होता है डी, कॉमन डिफरेंस, वो पता होना चाहिए, तो हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं। तो इतना सा इसका इंट्रोडक्शन है। आगे चल के और भी जो फॉर्मूले होंगे वो हम प्रश्नावली के हिसाब से देखेंगे, जिस प्रश्नावली में जो भी फॉर्मूला लगेगा। इतना अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो हम सीधे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.1 की तरफ। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो हमें ये ज्ञात करना है कि जो हमें क्वेश्चन दिए हैं क्या ये एपी में है, और अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ने दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। तो एक टैक्सी वाला है वो पहले किलोमीटर का वो 15 रुपये चार्ज करता है, 15 आपको लगेंगे ही। लेकिन यदि उसके बाद आप और जाते हो आगे तो 8 रुपये के किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले किलोमीटर के लिए कितने लग रहे हैं, 15 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया। ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया कितना लग रहा है, 15 रुपये। ठीक है, तो ये पहले का हो गया। अब दूसरे किलोमीटर अगर आपको जाना है तो कितना लगेगा, अब 8 रुपये। ठीक है, तो ये प्रथम किलोमीटर का है तो हम दूसरे किलोमीटर का और निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दूसरे किलोमीटर का टैक्सी का किराया। तो दूसरे किलोमीटर यानी अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये तो आपको लगेगा ही। ठीक है, ये तो लगेगा ही, प्लस 8 रुपये आपको और लगेंगे, तो कितना हो गया आपका, 23 रुपये। आया कुछ समझ में, पहले किलो मतलब दो डायरेक्ट हमने 2 किलोमीटर का टोटल निकाला है। ठीक है, कि दूसरे किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर का कितना, 15 रुपये तो आपको लगेगा, प्लस 8 रुपये और लगेंगे। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे किलोमीटर का निकाल लेते हैं। तो तीसरे किलोमीटर का टैक्सी का करा, तो भाई 2 किलोमीटर के आपको 23 रुपये तो लगेंगे ही, प्लस 8 रुपये और लग जाएंगे, तो कितना हो गया ये, 31 रुपये। ठीक है, ऐसे हम क्या निकाल लेते हैं, चौथे किलोमीटर का टैक्सी का किराया निकाल लेते हैं। तो चौथे किलोमीटर 31 रुपये तो आपको लगेंगे ही, प्लस 8 रुपये और लगेंगे, तो कितने लग गए, 39 रुपये। ठीक है, अब ऐसे आप चाहो कितने भी निकाल सकते हो, 4 बहुत है, 3 भी बहुत थे, मैंने एक एक्स्ट्रा निकलवा के रख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो हमारी जो श्रेणी बनी, ठीक है, तो हमारी जो श्रेणी यानी एपी, ये क्या बनी, पहले किलोमीटर के कितने लगे हमें, 15 रुपये, दूसरे के कितने लगे, 23 रुपये, तीसरे के कितने लगे, 31, और चौथे के 39 और डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये बन गई हमारी श्रेणी। तो हमने क्या बोल दिया, क्या बोला था हमने, संख्याओं की सूची मतलब एपी में है या नहीं है। ठीक है, और क्यों, तो एपी में है या नहीं तो इसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम क्या बोलते हैं ए, तो हमारा प्रथम पद कितना है यहाँ पर, 15। ठीक है, और हमारा जो सारवंतर यानी डी, ठीक है, तो डी हमें निकालना पड़ेगा हर कंडीशन में। ठीक है, तो प्रथम पद यहाँ पर ए 15 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे D1,
हम ये चेक करेंगे कि सभी का अंतर एक सा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, D1। तो ये क्या होता है, A2 - A1 क्या होता है, A2 - A1, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। हमें क्या करना है, पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना है, ऐसा नहीं घटाने लगना, ठीक है। तो ऐसा घटाओ तो फिर पूरे में वैसा घटाओ, लेकिन नियम क्या है, पीछे वाले में से आगे को घटाना है, मतलब 23 में से हम 15 को घटाएंगे। तो यहाँ से हम घटाएंगे क्या, 23 - 15, तो कितना आना चाहिए, 23 में से 15 घटाओ, 8 आया, ठीक है। D2 निकाल लो, ठीक। तो A3 - A2, A3 अपने पास कितना है, 31, A2 कितना है, 23, तो कितना आना चाहिए इसका, 8, ठीक है। ऐसे ही D3 निकाल दो, तो D3 क्या होगा अपना, A4 - A3, A4 कितना है, 39, और A3 कितना है, 31, कितना बचेगा, 8। मतलब हर कंडीशन में जो हमारा सारवंतर है वो एक सा आ रहा है, तो इसका एक कारण है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह AP में है, क्योंकि इनका सारवंतर समान है। तो ये हो गया भाई साहब कारण। तो हमने यही पूछा था कि AP में है तो है, लेकिन कारण बताना है कि क्यों है AP में। तो AP में इसलिए है क्योंकि इनका हर जगह सारवंतर एक सा आ रहा है, एक समान है, इसलिए क्या है, AP में है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। और तरीका देखो, इसी तरीके से करना है तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमें क्या निकालना है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा को ज्ञात करना है जब वो वायु, मान के चलो ये पंप है, ठीक है। पंप इसी तरह का होता है, सिलेंड्रिकल पंप दिया है हमने, इस तरीके का एक पंप है, ठीक है। यहाँ से ये पंप करते हैं, ये, ठीक है। ये एक पंप है और इसमें से यहाँ से हवा निकल रही, मान के चलो, ठीक। तो देखो, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसने एक बार पंप किया तो कितना, जितनी उसमें हवा है उसका कितना निकाल लेगा वो, 1/4 भाग, ठीक है। दूसरी बार पंप करेगा, अब जितनी उसमें हवा बची उसका 1/4 भाग वो फिर से निकाल देगा, मतलब हवा जितनी है उतनी तो है, उसका 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। तो हवा हमने दिया नहीं है क्या है, कितनी है, ठीक है। तो हम मान लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि ने क्या दिया है, उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित कुल हवा की मात्रा बराबर 1 है। हमने एक इसलिए मान लिया क्योंकि उसमें 1/4 है, थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि माना कि बेलन में उपस्थित कुल हवा की मात्रा 1 है, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जब, यहाँ या तो पहला पंप लिख सकते हो कि पहली बार पंप करने पर, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लिख दो, ज्यादा सरल रहेगा, पहली बार पंप करने पर। तो पहली बार जब पंप किया उसने, तो जो बेलन में उपस्थित कुल हवा है, ठीक है, उसका कितना, 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है। तो बेलन में उपस्थित कुल हवा कितनी है, 1, ठीक है। और उसका 1/4 भाग, ठीक। तो पहली बार पंप करने पर वो क्या करेगा, एक का 1/4 भाग उसको बाहर निकाल लेगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 1/4। तब उसमें हवा कितनी बचेगी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे,
शेष हवा। अब देखो, कुल कितनी थी? एक। उसने कितना बाहर निकाल दिया? 1/4। तो उसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। समझ में आया? कुल हवा का उसने 1/4 बाहर निकाल दिया। इसमें देखो यही दिया है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो भाई, हवा का 1/4 बाहर तो निकाल दिया उसने, लेकिन हवा कितनी बची ये भी तो हमें पता करना, जब तो हम अगली बार का निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितनी हवा बचेगी? इनका एलसीएम ले लो। 4 आएगा, एक चौके चार, चार एकम चार, ऋण चार एकम चार, और यहाँ एक ही रहेगा। तो कितना? 3/4। तो शेष हवा हमारे पास कितनी बचेगी? 3/4। ठीक है, अब हम का क्या करेंगे? दूसरी बार का निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? दूसरी बार पंप करने पर। ठीक है, तो शेष हवा का 1/4, हमारे पास शेष हवा कितनी है? 3/4 है। ठीक है, तो 3/4 का भी 1/4 वो बाहर निकाल देगा। तो तीन एकम तीन और चार चौके 16। तो अब कितनी हवा बचेगी? तो हम निकाल लेंगे क्या? शेष हवा। ठीक है, तो हवा कितनी थी अपने पास? 3/4। इसमें से 3/16 निकल गई। ठीक, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 16, चार चौके 16 और चार तिया 12, ऋण 16 एकम 16, 3। कितना बचेगा? 12 में से 3 का 9/16। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, तो दूसरी बार हम एक बार और निकाल लेते हैं, 3 बार का हम इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या? तीसरी बार, ये पूरा लिख लेना, तीसरी बार पंप करने पर। ठीक है, तो तीसरी बार जब पंप करेगा, ठीक है, तो क्या है? जितनी हवा बची है 9/16, उसका 1/4 फिर से निकाल देगा वो। तो 9/16 का 1/4 भाग वो फिर से निकाल देगा। तो 9, 16 चौके 64। तो अब कितनी हवा बचेगी? तो शेष हवा, ठीक है, कितनी थी? 9/16, इसमें से 9/64 निकल गई। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 16 और 64 का कितना आएगा एलसीएम? 64। तो 16 का भाग दोगे तो 16 चौके 64, 9 चौके 36, ऋण यहाँ 64 64, एक आएगा यहाँ पर 9। ठीक है, 36 में से 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 27/64। ठीक है, तो हमारी श्रेणी क्या बनी? पहली बार में कितनी बची थी? 3/4। दूसरी बार में 9/16, और तीसरी बार में 27/64। ठीक है, तो जो हमारी श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं क्या? एपी, वो हमारी क्या बनी? यहाँ पर है 3/16। ठीक है, यहाँ पर है, सॉरी, पहले में 3/4 थी, 3/4। दूसरी बार में कितनी बची? 9/16। और तीसरी बार में कितनी बची? 27/64। ठीक है, तो ये बन गई हमारी एपी। अब इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद ए बराबर कितना है? 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या? D1। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1, यानी 9/16 में से हमें 3/4 घटाना है। ठीक है, घटा दो, यहाँ पर 9 ही आएगा, ऋण यहाँ पर 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक, तो 12 में से 9 घटाओ, उल्टे घट रहे, तो कितने बचेंगे? 3। तो ऋण के 3/16। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे? D2 निकाल लेंगे। तो 27/64 में से 9/16 घटा दो, 27/64 में से 9/16 घटा दो। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 64। यहाँ पर 27 ज्यों के त्यों, 16 चौके 64, चार नाम 36। तो कितना आएगा? 36 में से 27 फिर घटाओ तो कितने बचेंगे हमारे पास? 9 बचेंगे इस बार। 9, और नीचे कितने हैं? 64। तो 9/64 आ रहा है, और वो भी काय का? ऋण का आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक तो लाइट पड़ रही, मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा। तो पहली बार में ऋण के 3/16 आया, दूसरी बार में ऋण का 9/64 आया। अब आप लोग खुद बताओ, क्या ये श्रेणी में है, एपी में है? तो हम यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है।
तो यही होगा आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। ये सेम टू सेम जो पहला क्वेश्चन था ना, उसके जैसा है। क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई की हमें क्या निकालने हैं, बाद एक कुआं खोदने में जो आई लागत, प्रथम मीटर का कितना लग रहा है, ₹150 लग रहा है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत ₹50 बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत। तो पहले मीटर की खुदाई की लागत हमें कितनी दी है, ₹150। ठीक है, तो ₹150। ठीक है, तो दूसरे मीटर में क्या हो रहा है, 50-50 रुपए बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी भाई, ₹150 तो आपके लगेंगे पहले मीटर के। ठीक है, 50-50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो प्लस इसमें 50 और हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, ₹200। ठीक है, इसी प्रकार हम तीसरे मीटर की निकाल देंगे। ठीक है, तो तीसरे मीटर खुदाई की लागत, तो भाई ₹200 तो हमारे लग गए 2 मीटर के। ठीक है, प्लस हमारे 50 और बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, ₹250। चाहो तो चौथे की निकाल दो, पांचवे की निकाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमारी जो श्रेणी बनी, जो एपी बनी, वो क्या बनी, पहले की 150, दूसरे की 200, तीसरे की 250, ऐसे 300 बनेगी, फिर 350 बनेगी, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हमें चेक करना है क्या ये श्रेणी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद ए बराबर कितना है, 150। अब डी निकाल लेंगे, तो D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 हमारे पास 200 है और A1 हमारे पास 150 है, तो कितने बचेंगे, 50। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे, 250 माइनस 200, तो 250 में से 200 का कितने बचेंगे, 50। इसी प्रकार हम D3 निकाल देंगे, 300 में से 250, इसमें भी कितने बच रहे, 50। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः यह एपी में है, अतः यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ डी का मान हर जगह समान है। तो यही इसका आंसर होगा। जल्दी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो खाते में हमें प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन हो जाता है। ₹10,000 की राशि है। ठीक है, और हमें दर दी है 8%। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष की राशि हमें यही दी है, तो प्रथम वर्ष की राशि बराबर कितनी दी है हमें, ₹10,000। ठीक है, और हमें उसमें दर भी दी है, क्या दी है, दर दर कितनी दी है हमें, 8% वार्षिक। ठीक है, अब समय, तो समय भैया ये प्रथम वर्ष का है, तो समय भी कितना होगा, 1 वर्ष ही होगा समय, क्योंकि ये पहले वर्ष का है। ठीक है, तो वो ये पूछ रहे हैं मिश्र धन, क्या पूछ रहे हैं उसमें, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। हमें पता है मिश्र धन क्या होता है, मान के चलो आपने ₹10,000 जमा किए, 8% की दर 1 साल, तो 1 साल बाद मिलेंगे कितने आपको, तो भाई मिलेंगे क्या, जो मिलते हैं वो ब्याज सहित मिलते हैं। तो मूलधन हमारा ₹10,000 है, अब उस पर जितना भी ब्याज मिलेगा, ठीक है, 8% दर है, तो ₹800 मिलेगा लगभग। ठीक है, तो 1 साल बाद आपको ₹10,800 आपके हो जाएंगे। तो ये मिश्र धन होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो हम ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये प्रथम वर्ष की राशि हो गई, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे क्या, इसका ब्याज। तो ब्याज आपको पता होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
ठीक है, तो मूलधन कितना है हमारे पास 10,000। ठीक है, दर कितनी ही 8, समय कितना है 1 बटे कितना 100। देखो जीरो से जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो कट जाएंगे, 8 का 100 में होगा तो 800 रुपये हमारा क्या निकला ब्याज। ठीक है, तो ब्याज निकला तो मिश्र धन कितना होगा, तो पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का तो ये हो गया है ना। अब ये दूसरे वर्ष में हम आ गए हैं। ठीक है, पहले वर्ष में तो हमने 10,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, और अब ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो आप दूसरे वर्ष का ब्याज, क्योंकि पहले वर्ष तो हमने 10,000 रुपये जमा कर दी, ये हमारा प्रथम पद हो गया। अब आ जाओ दूसरे साल में, तो दूसरे साल में ये कुछ जुड़ के मिश्र धन बनेगा। ठीक है, तो हमारा मिश्र धन कितना बनेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मिश्र धन। ठीक है, तो 10,000 तो हमारे पास पहले थे, इसमें 800 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 10,800 रुपये। ठीक, समझ गए। तो अब हमारे 10,800 रुपये हो गए। अब 10,800 पे फिर ब्याज मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये पहले वर्ष का मिश्र धन तो दूसरे वर्ष का क्या बन जाता है, मूलधन बन जाता है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे क्या, 10,800 तो हमारे हो ही गए। ठीक है, अब हमारे पास दर 8% ही है। ठीक, समय 1 वर्ष है, क्योंकि इसके बाद हम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो तीसरे का आएगा। यहाँ एक गलती ये हो गई है थोड़ी सी, कि प्रथम वर्ष की राशि है। ठीक है, तो प्रथम वर्ष का ही ब्याज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ प्रथम कर दूं, कंफ्यूजन हो रही है, अब नहीं होगी। पहले वर्ष की राशि थी। ठीक है, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला, अब वो हमारे पास कितना है 10,800। अब ये बना हमारे दूसरे वर्ष का क्या, मिश्र धन। ठीक है, तो पहला पद हमारा ये हो जाएगा, दूसरा पद ये हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे हम ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज। वही मूलधन गुणित दर गुणित समय, इस बार हमारा मूलधन कितना है 10,800, दर 8 ही है, समय 1 साल ही है, बटे क्या है 100, 8 2 कट रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा करोगे 8 में 64, और ये एक रहेगा। सॉरी, 8 में 64 और 8 कम 8। ठीक है, 864 रुपये। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हुआ, 10,800 रुपये थे, इसमें 864 और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो गए 4, यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर हो गए 8 8 16। ठीक, और ये 1, मतलब 11,664 रुपये हमारे दूसरे वर्ष में मिश्र धन मिलेगा। और ये तीसरे वर्ष का क्या बन जाएगा, हमारा मूलधन बन जाएगा। चाहो तो आप और निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से हमारी एपी क्या मिल रही है हमें, देखेंगे। एपी एपी कितनी है, पहले वर्ष में कितने थे 10,000 रुपये, दूसरे वर्ष में कितने हो गए 10,800, तीसरे वर्ष में कितने हो गए 11,664। डैश डैश से ये बढ़ते जाएंगे। अब आप खुद बताओ क्या ये एपी में है। ठीक है, तो चेक कर लो। तो प्रथम पद ए बराबर हमारे पास कितना है 10,000, तो यहाँ से D1 निकाल लूँ, तो D1 क्या होगा, इसमें से इसको घटा दो, तो 10,800 में से 10,000 घटा दो, कितने बचेंगे 800 बचेंगे। ठीक है, यहाँ D2 निकाल लेते हैं, जगह कम है। तो D2 क्या होगा अपने पास, 11,664 में से 10,800, तो 11,664 में से 10,800 घटा दो, यहाँ पर बचेंगे 4, यहाँ पर बचेंगे 6। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर बचेंगे कितने जीरो, सो यहाँ जीरो, यहाँ 1, तो 10,864। तो पहला आया हमारे पास 10,864 है। अच्छा, ये घटाना थी मैंने, क्या पता क्या कर दिया। ठीक है, 864 बच रहा, सीधी बात है। पहले D1 आया कितना 800, और दूसरा आया कितना 864। तो जब ये ही अलग है तो ये हमें आंसर में क्या लिखना है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, बात खत्म, इतना लिखना है, अतः यह
समांतर श्रेणी नहीं है। तो यही इसका आंसर है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सीधे, अब तो दूसरा ही क्वेश्चन आ गया, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सी सी तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दी दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। तो हमें क्या दिया है, इसमें प्रथम पद दिया है और सारवंतर दिया है। पापा जी, थोड़ी स्लो कर लेना, आवाज आ रही। तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो हमें क्या है, एक एपी के हमें प्रथम चार पद लिखने हैं और हमें प्रथम पद और डी हमें दे दिया है, इससे अच्छा क्या है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे का पहला क्या है, ए बराबर 10 और डी बराबर कितना, 10। तो ए बराबर भी 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया है, तो हमें क्या करना है, इसके प्रथम पद, प्रथम चार पद लिखने हैं। ठीक है, तो हम इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें कि प्रथम पद ए बराबर कितना है, 10, और यहाँ लिख देना सारवंतर डी बराबर 10। ठीक है, तो ये प्रथम पद हो गया, तो दूसरा पद हमने बताया था। ठीक है, तो दूसरा पद क्या होता है, A2 बराबर ए धन डी। ठीक है, बताया था ना अभी जब हमने समझाया था, जिनने स्टार्टिंग का नहीं समझा हो वो जाके समझ लो। ठीक है, तो दूसरा पद होता है ए धन डी, यानी 10 धन 10, तो कितना होगा, 20। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकाल लेंगे, तो तीसरा क्या होता है, ए धन 2 डी। ए अपना 10 है, धन 2, और डी कितना है अपना, 10। ठीक, ऐसे कर लो इसको। तो 10 धन 2 धाम 20, तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, चौथा पद निकालना है, तो चौथा क्या है, ए धन 3 डी होता है। ठीक है, तो ए कितना है, 10 धन 3 डी मतलब 10, 10 धन 30, तो कितने हो जाएंगे, 40। ठीक है, तो प्रथम कितने निकालने थे, प्रथम चार पद लिखने थे, तो भाई ये प्रथम चार पद इसके हो गए हैं। यदि एक आध और चाहो अपने मन से निकालना, पांचवा भी निकाल लो। ठीक है, नहीं तो प्रथम ही चार पद ही पूछ रहे थे उसमें, एपी के प्रथम चार पद लिखिए। ठीक है, तो एपी के प्रथम चार पद बराबर, तो पहला पद हमारा दिया ही था, 10। ठीक है, दूसरा पद हमारा कितना है, 20, तीसरा 30 और चौथा 40। तो यही हमारा क्या है यहाँ से
आंसर है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। बढ़ते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा हम सीधा हल ही करेंगे, ठीक है। तो हमें प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद ए बराबर हमें दिया है कितना? ऋण के दो, ठीक है। और सारवंतर डी हमें दिया है 0। अब एक बार बताओ, सारवंतर डी जब 0 है मतलब कुछ है ही नहीं है, तो श्रेणी क्या बनेगी? ऋण दो ऋण दो ऋण दो, वो हर जगह एक सी ही बनेगी। ऋण दो चलेगी, ठीक है। फिर भी हम निकालना हमारा फर्ज बनता है, तो हम यहाँ से निकालेंगे उसका दूसरा पद। तो यहाँ से A2 बराबर क्या होता है? ए धन डी। ए हमारे पास ऋण दो है और डी 0, तो कितना होगा? ऋण दो, ठीक है। A3 निकाल दो, तो ए धन 2D। यहाँ पर ए ऋण का दो है, धन दो, डी की जगह क्या है? 0। ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा? ऋण के दो। A4 निकाल दो, ठीक है। तो ए धन 3D। तो ए हमारे पास क्या है? ऋण का दो, धन 3। डी हमारे पास 0। कितना बचेगा? ये भी ऋण दो, ठीक है। तो अतः हम लिख देंगे प्रथम चार पद बराबर ऋण दो, ऋण दो, ऋण दो और ऋण दो। यही हमारा क्या है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमें प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 4। और डी बराबर कितना दिया है? ऋण का 3, ठीक है। तो निकालेंगे दूसरा पद। तो A2 बराबर क्या होता है? ए धन डी, ठीक है। तो ए हमारे पास 4 है, धन डी हमारे पास कितना है? ऋण का 3। तो यहाँ हो जाएगा 4 धन ऋण का ऋण 3, तो 4 में से 3 गए, एक बचेंगे। इसी प्रकार A3 निकाल लेंगे, तो ए प्लस 2D। ए हमारे पास है 4 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना है? ऋण का 3। तो 4, देखो धन ऋण का ऋण और दो तिया 6, ठीक है। तो 6 में से 4 गए, कितने बचेंगे? दो, वो भी ऋण के, ठीक है। A4 निकाल लेंगे हम, तो क्या होगा? ए धन 3D। ए हमारे पास कितना है? 4 धन 3। डी हमारे पास कितना है? 3। तो यहाँ 4 धन ऋण का ऋण 3 ऋण का 9। 9 में से 4 का क्या बचेंगे हमारे पास? 5। तो क्या निकाल लेते? प्रथम चार पद। तो प्रथम चार पद किस प्रकार से रहेंगे? पहला हमारे पास कितना था? 4 था, ठीक है। दूसरा हमारे पास 1 आया। तीसरा हमारे पास ऋण के 2 आए, ठीक है। तो चौथा हमारे पास ऋण का 5 आया, ठीक। तो ये इस प्रकार से हमारी श्रेणी बनेगी। चेक करना हो चेक कर लो। एक में से 4 घटाओगी तो ऋण का 3 बचेगा। ऋण के 2 में से ऋण का 1 घटाओगे, ऋण का 3 बचेगा। 5 में से जब 2 घटाओगे, ऋण के 5 हैं, तो ऋण का धन 5 में से 2 गए, 3, फिर से ऋण का 3 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? ए बराबर यानी प्रथम पद, ठीक है। ए बराबर हमें दिया है क्या? ऋण का 1। और डी बराबर दिया है 1/2, ठीक है। तो निकाल देंगे इसका दूसरा पद, यानी A2 बराबर क्या होता है? ए प्लस डी। ए यहाँ पर ऋण का 1 है, प्लस डी यहाँ पर कितना है? 1/2। एलसीएम ले लो, 2 एकम 2, ठीक है। ऋण के 2 और धन 1, तो ऋण का 1/2। नहीं बनता, वैसे कर लो।
ऋण का एक इसके बटे एक कर लो, दोनों का एलसीएम दो और एक का आएगा दो, एक दूनी दो, दो एकम ऋण के दो धन। यहाँ एक सा रहता तो ऊपर का ज्यों करते हो, दो में से एक घटाओगे तो ऋण का एक बटे दो, ऐसे ठीक है। A3 निकाल लो तो क्या होता है A+2D। ए हमारे पास ऋण का एक है धन दो गुणित डी कितना है हमारे पास एक बटे दो, ठीक है। दो से दो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा एक, ऋण का एक धन का एक क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। A4 निकाल दो A+3D। ए कितना है ऋण का एक धन थ्री, डी कितना है एक बटे दो, तो ये हो जाएगा ऋण का एक धन तीन बटे दो। डायरेक्ट कर दो, एलसीएम ही ले लो, दो और एक का दो आएगा, एक दो नहीं दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा ऋण का दो धन के तीन, तीन में से दो गए बच्चे एक बटे दो, ठीक है। तो यहाँ से प्रथम चार पद जो निकल के आए, तो पहला तो हमारा ऋण एक था, ठीक है। दूसरा क्या निकल के आया ऋण के एक बटे दो, तीसरा क्या निकल के आया जीरो, तो चौथा अब धन का आएगा, समझ रहे, ये आधे आधे बढ़ रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पर एक आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं सीधे हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवें क्वेश्चन में हमें ए बराबर दिया है ऋण का 1.25 और डी बराबर दिया है ऋण का 0.25, ठीक है। और इसमें दशमलव है तो ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दशमलव है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखो दूसरा पद निकालेंगे, ठीक। तो दूसरा पद क्या होता है ए धन डी। ए हमारे पास है ऋण के 1.25 धन डी हमारे पास है ऋण के 0.25। अब देखो ऋण के 1.25 धन ऋण का ऋण 0.25, दोनों ऋण के हैं जुड़ जाएंगे। जुड़ते कैसे दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। यहाँ देख लो 1.25 और 0.25 दोनों को जोड़ना है, 5 5 10 का शून्य हासिल किए, एक दो दो चार और एक पाँच, यहाँ पर है एक, तो 1.50 हो जाएंगे वो भी ऋण के, तो 1.50 ऋण के, ठीक। इसी प्रकार A3 निकाल लेंगे, क्या होता है A+2D। ए कितना है ऋण के 1.25 प्लस टू और डी कितना है ऋण के 0.25। ऋण के 1.25, ठीक। धन ऋण का ऋण दो का गुणा करोगे तो क्या आएगा 25 दूनी 50, 0.50, फिर से इनको जोड़ दो तो ऋण के ही आएंगे यहाँ पर पाँच, पाँच और दो सात और यहाँ पर एक, तो ऋण का 1.75, ठीक है। इसी प्रकार से A4 निकाल लो, ठीक। तो क्या होगा A+3D। ए कितना है हमारे पास ऋण के 1.25 धन थ्री, डी कितना है ऋण के 0.25, तो ऋण के 1.25 धन ऋण का ऋण तीन का गुणा करोगे 75, तो 0.75, फिर से जुड़ जाएंगे, ऋण के ही आएंगे यहाँ 5 5 10 का शून्य हासिल की एक, दो और एक तीन, ठीक है। और 7 3 10 का शून्य हासिल की एक, एक और एक दो, इस बार आया ऋण का दो। तो ये श्रेणी हमारी किस प्रकार से बनेगी, पहला पद हमारे पास क्या था ऋण का 1.25, यहाँ से दूसरा पद क्या आया ऋण का 1.50, ठीक है। यहाँ से तीसरा पद क्या आया ऋण के 1.75 और चौथा पद क्या आया ऋण के दो, यही हमारा आंसर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। तो इसमें एपी दी है, हमें प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। तो फटाफट से करते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये है देखो तीन एक ऋण एक और ऋण तीन, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, इसमें प्रत्येक एपी के लिए हमें प्रथम पद निकालना है और उसका सारवंतर भी निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है। जो श्रेणी का प्रथम पद है वही प्रथम पद है। ठीक है, और सारवंतर, सारवंतर डी। हमने क्या बताया था, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 और ये A4। ठीक है, तो डी क्या होता है, दूसरे में से पहले को घटाना है, मतलब A2 माइनस A1। A2 अपने पास कितना है, एक, A1 कितना है, तीन। तो ये हो जाएगा ऋण दो। ठीक है, इसमें से भी घटा के देख लो, देखो ऋण तीन है, ऋण क्या है, ऋण का एक। तो ऋण तीन धन एक आएगा ऋण दो। ठीक है, तो ये हो गया भैया आंसर। इसी का दूसरा देखते हैं, ऋण पाँच, ऋण एक, तीन, सात। ठीक है, इसका प्रथम पद अब देखो डायरेक्ट करते हैं। इसका प्रथम पद ए बराबर क्या है, ऋण का पाँच, और सारवंतर डी बराबर क्या है, ऋण एक में से लिख दो A2 माइनस A1, मतलब ऋण एक में से ऋण पाँच हमें घटाना है। ऋण एक, ऋण का क्या होगा, धन, पाँच में से एक गया चार। ठीक है, इसमें से घटाओ तो चार आएंगे, सात में से तीन जाएंगे तो भी चार आएंगे। ठीक है, तो ये है इसके पहले और दूसरे क्वेश्चन। प्रथम पद क्या है, यहाँ से ए बराबर एक बटे तीन हो जाएगा। ठीक है, सारवंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 अपने पास कितना है, पाँच बटे तीन, और A1 अपने पास कितना है, एक बटे तीन। जब नीचे हर बराबर होते हैं तो डायरेक्ट घटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट घटा दो, पाँच में से एक गए, चार बटे तीन। कैसे भी घटा दो, नौ में से पाँच गए, चार बटे तीन। तेरह, तेरह में से नौ घटाओगे तो भी चार बटे तीन। ठीक है, अब चौथा, चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक, देखो, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 0.6। डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी 1.7 में से हमें 0.6 घटाना है। घटा दो, सात में से छः जाएंगे, एक बचेगा यहाँ, एक, 1.1 आ जाएगा। इसमें से घटा दो, आठ में से सात गए एक, दो में से एक गए एक, हर जगह यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने तीसरे के चारों क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं सीधे चौथे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज की, 5.1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथे वाली। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए। ठीक, इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। कैसी बात कर दी इनने यार भाई, अब सारवंतर ज्ञात करेंगे तभी तो हमें एपी पता चलेगा, तो सारवंतर तो हमें निकालना ही पड़ेगा पहले, तब तो पता चलेगा कि वो एपी है कि नहीं। और इनके तीन पद और लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, 2, 4, 8, 16। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए हमें सारवंतर निकालना पड़ेगा। यदि सब जगह सेम है तो भाई एपी में है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हल यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर दो। ठीक है, अब प्रथम पद लिखने के बाद हम सारवंतर निकालेंगे, लेकिन D1, D2, D3 ऐसे हर जगह का निकालेंगे, एक जगह से हम क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम निकालेंगे क्या, D1। तो D1 मतलब ये A1 है, A2, A3 और A4। तो D1 क्या होता है, A2 माइनस A1। तो D1 क्या है, A2 माइनस A1। तो D1 यहाँ से हम निकालेंगे, A2 अपना कितना है, चार, और A1 अपना कितना है, दो। चार में से दो गए दो। ठीक है, तो पहला हमारा जो सारवंतर है वो निकल के आ गया है। तो D2 क्या होगा, D2 होगा अपना A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 निकाल लो। ठीक है, A3 अपना आठ है और A2 अपना चार है। तो यहाँ आठ में से चार गए चार। ठीक, अब एक बार बताओ ये बराबर है क्या, अब एक ही जगह बराबर नहीं है, मतलब पूरी ही वो श्रेणी बिगड़ गई। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे कि यहाँ
D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। जब ये ही इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है। अतः यह है जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। कौन कौन से पद AP हैं, ठीक है, तो अतः यह AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो बात ही खत्म है, ठीक है, यही इसका क्या होगा आंसर। अगर AP होती तो उसके 3 और हमें पद निकालने पड़ते, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, D, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम पद A अपना क्या है 2, तो D1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D1, ठीक है। D1 क्या होता है अपना A2 माइनस A1। तो A2 अपना कितना है 5/2 और A1 अपना कितना है 2, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो, चाहे ऐसे वाली विधि यूज कर सकते हो जैसे आप पे बने। तो एलसीएम ले लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डायरेक्ट वाली विधि तब यूज करना जब आप पे एलसीएम अच्छे से बनता हो, ठीक है। 2 और 1 का 2 आएगा, यहाँ पर 1 सा है तो यहाँ ज्यों करता हूँ 5। इसका भाग जाएगा 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो देखेंगे 5 में से 4 का क्या बचा, 1/2, ठीक। अब देखते हैं हम D2। तो D2 क्या होगा अपना A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 और A2 कितना है 5/2, ठीक है। फिर वही प्रोसेस, चाहो तो आप एलसीएम ले लो, चाहो डायरेक्ट मेथड से कर दो। एक आध मैं डायरेक्ट मेथड से भी बता दूंगा, ठीक। तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2, 1 दूनी 2, ठीक है। और 2 3 6, यानी यहाँ 1 से होते तो ऊपर का 1 सा। और 6 में से 5 गया, कितना बचा 1 बटे क्या है 2, ठीक है। इसमें भी 1/2 आया। एक और चेक कर लूँ, जितने दिए हैं उतने तो चेक करना ही है हमें, ठीक है। तो A3 माइनस A2 था तो ये होगा अपना A4 माइनस A3। तो अपना A4 क्या है 7/2 और A3 क्या है अपना 3। इसके बटे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। 2 आएगा एलसीएम, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1/2। तो यहाँ पर देखो हर जगह जो D है वो 1/2 1/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहे थे कि कौन कौन AP है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ सार्व अंतर समान है, अतः यह AP है, ठीक है। यहाँ पर सार्व अंतर समान है तो यह AP है। जब AP है तो क्या बोल रहे हैं कि इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास A1 A2 A3 और A4 है, ठीक है। A4 तक है, हमें क्या निकालना है A5। और इसका हम पहले ही शुरुआत में बता चुके हैं कि कैसे इसको निकालते हैं। तो A5 क्या होता है A+4D, ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आया वो शुरू में देख लें, स्टार्टिंग का 1 मिनट देख लें, ठीक है। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक। तो A अपना क्या है, यहाँ पर 2 है धन 4 × D अपने पास क्या है हर जगह 1/2। तो 1/2 देखो, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ 2 है तो 4। तो अगला पद क्या होगा अपना 4। ऐसे ही हम A6 निकाल देंगे। A6 से क्या होगा A+5D। A अपने पास 2 है धन 5 × D अपने पास क्या है 1/2, ठीक है। इसका कुछ नहीं होगा, ऊपर गुणा कर दो। तो 2 धन क्या आएगा यहाँ पर 5/2। इसके बटे 1 ले लो, दोनों का एलसीएम। डायरेक्ट मेथड बताता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का भी यूज करनी है जब यहाँ पर कोई बटे में 1 हो, ठीक है। 1 होना चाहिए बटे में। तो बटे में 1 है तो उसका डायरेक्ट इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4 धन ये ज्यों का त्यों लिख दूं और बटे में ये 2 कर दूं, ठीक है। ये ज्यादा सरल है। 5 और 4 कितने होंगे 9 बटे क्या है अपना 2, ठीक है। ये निकल गया हमारा छठवां पद। ऐसे ही हम 7वां पद निकाल देंगे। तो 7वां पद क्या होगा A धन 6D, ठीक है। ए अपने पास 2 है धन 6 × D अपने पास क्या है 1/2। काटो, 2 3 6 और 3 और 2 क्या होगा 5, ठीक।
तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। यहाँ से डी भी निकाल दिया हमने, डी एक सा था, इसका मतलब ये एपी में है, ठीक है। और जब एपी में है तो इसके 3 पद और निकालने थे, तो भाई 1 2 3 4 पद हमें इसके दिए हैं, 5वां 6वां 7वां पद ये है, और यही इसके आंसर होंगे, ठीक है। कि जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं सीधे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ऋण 1.2, ऋण 3.2, ऋण 5.2, ऋण 7.2। दिखने में कठिन लग रहा है लेकिन ये कठिन है नहीं। तो यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर कितना है अपने पास, ऋण 1.2, ठीक है। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, ठीक। A2 अपने पास क्या है, ऋण के 3.2, और ऋण A1 अपने पास क्या है, ऋण 1.2। ये ऋण इसका है और ये ऋण उसी का है, ठीक है। तो ऋण के 3.2, ऋण का क्या हो जाएगा, धन 1.2, फिर भी घटेंगे, इसमें से इसको घटा दो, 2 में से 2 जाएंगे 0, यहाँ पर दशमलव, 3 में से 1 जाएगा 2, ऋण का ये है तो ऋण के 2 आ गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ऋण के 2। D2 निकाल लूँ। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 अपने पास क्या है, ऋण के 5.2 ऋण, ठीक है। और A2 अपने पास क्या है, ऋण के 3.2। तो ऋण के 5.2, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, यहाँ पर है 3.2, घटा दो, 2 में से 2 जाएंगे 0, यहाँ दशमलव, 5 में से 3 जाएंगे 2, वो भी ऋण के। तो यहाँ पर भी ऋण का 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको देख लेंगे, ठीक है। D3 बराबर क्या है, A4 माइनस A3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, A4 अपना ऋण के 7.2, ऋण के 5.2, ठीक है। तो देखो, ऋण के 7.2, ऋण का क्या हो जाएगा, धन, यहाँ पर 5.2, ठीक। 2 में से 2 जाएंगे 0, 7 में से 5 गए 2, यहाँ भी क्या आया, ऋण के 2। मतलब हमारा D1 D2 D3 यानी जो D है टोटल हर जगह क्या है, वो समान है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ D हर जगह समान है, अतः यह क्या है, एपी है। जब एपी है तो हमें और 3 पद इसके ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, 5वां 6वां 7वां ज्ञात कर दो, ठीक है। तो 5वां पद यानी A5 क्या होगा, A+4D, ठीक है। ए अपने पास क्या है, यहाँ पर ऋण के 1.2 प्लस 4 इंटू डी अपने पास क्या है, ऋण के 2, ठीक। ऋण के 1.2, धन ऋण का ऋण, 4 दूनी 8, ठीक है। देखो, ऐसी कंडीशन फंसे क्या किया करो, जब दशमलव जोड़ने हो, यहाँ पर ऋण के 1.2, यहाँ पर सिर्फ क्या है 8, तो ऋण के 8 है लेकिन इसके दशमलव में एक 0 तो होगा, दशमलव के नीचे दशमलव रख देना है, नहीं तो 8 को 2 में जोड़ दो, 8 2 10 का शून्य हासिल किए, एक और एक 2, आंसर 2 लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, दोनों ऋण के जुड़ेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और 1 9, कितने आएंगे, ऋण के 9.2, सॉरी, ऋण के 9.2, ये आ गया अपना A5। अब निकालेंगे A6। A6 से क्या होगा, A+5D। ए अपने पास क्या है, ऋण का 1.2 प्लस 5 इंटू डी अपने पास हर जगह क्या आ रहा था, ऋण के 2, ठीक। तो ऋण के 1.2, धन ऋण का ऋण, 5 दूनी 10, ठीक। 10 में ये जोड़ना है, ठीक है। तो देखो 1.2, 10 इस बार यहाँ लिखेंगे, और यहाँ दशमलव 0, ठीक, ऐसे जोड़ना है, 10.2 आएगा, है ना। सॉरी, 10 और 11.2 वो भी ऋण के, ठीक। हम निकाल देना हमें क्या, A7 क्या होगा, A+6D, ठीक है। ए अपने पास क्या है, ऋण के 1.2 प्लस 6 इंटू डी अपने पास क्या है, ऋण का 2, ऋण का 1.2, धन ऋण का ऋण, 6 दूनी 12, ठीक है। डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 12 और 1 13,
तो ऋण के 13.2। ठीक है, तो यही क्या है अपना आंसर है। ये पांचवा पद है, ये छठवां, ये सातवां। ये पांचवा है, ये छठवां है, और ये सातवां पद है अपना, ये डी है। ठीक है, तो जल्दी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? ऋण के 10, ऋण के 6, ऋण के 2 और धन का 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रथम पद क्या लेंगे? ए। तो ए बराबर क्या है? ऋण के 10। ठीक है, अब निकालेंगे यहाँ से D1। तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, A2 अपने पास क्या है? ऋण का 6 माइनस A1 क्या है? ऋण का 10। ऋण के 6, ऋण का क्या हो जाएगा? धन 10। अब 10 में से 6 घटाओ तो क्या बचेंगे? 4। इसी प्रकार हम D2 निकाल देंगे, क्या होगा? A3 माइनस A2। A3 अपने पास क्या है? ऋण के 2 माइनस A2 क्या है अपने पास? ऋण के 6। ऋण के 2, ऋण का धन, और यहाँ पर क्या है? 6। और 6 में से 2 गए, धन के 4। ठीक है, इसी प्रकार निकाल देंगे हम D3। तो D3 क्या होता है? ये वाला D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। तो D3 क्या होगा अपने पास? A4 माइनस A3। A4 माइनस A3। A4 अपने पास क्या है? 2 ऋण। A3 अपने पास क्या है इस बार? ऋण के 2। ठीक है, तो 2 ऋण का क्या हो जाएगा? धन 2। क्या आया? 4। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, अब एपी में है तो उसके 3 पद और निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ वो लाइन लिख लेना है कि अतः यह, यहाँ पर डी हर जगह समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है, तो हम इतना बस लिख दे रहे हैं, अतः यह है एपी है। और इसके अगले पद निकालेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 पद दिए हैं, पांचवा छठवां और सातवां निकालना है। तो पांचवा क्या होता है? A+4D। ठीक है, ए अपने पास क्या है? ऋण का 10 प्लस 4 इंटू डी अपने पास क्या था? धन का 4। ऋण का 10, धन 4 चौके 16। 16 में से 10 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, वो भी ऋण के। ठीक है, इसी प्रकार हम A6 निकाल देंगे। A6 क्या होता है? A+5D। ए अपने पास क्या है? ऋण का 10 प्लस 5 इंटू डी अपने पास हर जगह क्या था? 4। तो ऋण के 10, धन पांचों के क्या होते हैं? 20। तो 20 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे? अच्छा, मैंने यहाँ गलत कर दिया था, है ना? 16 में से 10 जाएंगे, सिर्फ 6 बचेंगे, ऋण हटा देना। ठीक, वो मैंने यहाँ, तो यहाँ से लाइट पड़ती है तो दिखता नहीं सही। 20 में से 10 जाएंगे, क्या बचेंगे हमारे पास? सिर्फ 10। ठीक है, अब देखो A7। A7 निकालना है, क्या होगा? A+6D। ए अपने पास क्या है? ऋण के 10, धन 6 इंटू डी अपने पास क्या है? 4। तो ऋण के 10, धन 6 चौके 24। और 24 में से जब हम 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 14। ठीक है, अब देखो 14 में से 10 जाएंगे, 4 बचेंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। यहाँ भी एक सा है, मतलब ये भी हमारा सही है, और यही क्या है हमारा आंसर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम सीधे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। क्या है? 3 3 धन √2, 3 धन 2 √2, 3 धन 3 √2। ठीक है, दिखने में ये भी कठिन लग रहा है, लेकिन ये सरल क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम सबसे पहले प्रथम पद लेंगे, क्या? ए। तो ए बराबर अपने पास क्या है? मात्र 3 है। ठीक है, अब इसमें D1 निकालेंगे। तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। ठीक है, इस बार देखो थोड़ा साइड कर रहा हूँ। A2 क्या है? 3 धन √2 माइनस A1 क्या है अपने पास? 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3। अब 3 धन √2 ऋण 3, ये देखो धन के 3 और ऋण के 3 यहाँ से कट जाएंगे, मात्र क्या बचेगा? √2। ठीक है, मैं बोल रहा था ये दिखने में कठिन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। D2 क्या होगा अपना? A3 माइनस A2। ठीक, A3 अपने पास क्या है? 3 धन 2 √2 माइनस A2 अपने पास क्या है? 3 धन √2।
क्या करना है, इसमें ऋण लगाओ तो ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि ये धन लगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 धन 2 रूट 2, ऋण का 3 हो जाएगा, और 2 भी क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ऋण से ब्रैकेट तोड़ोगे, दोनों ऋण के हो जाएंगे। देखो, धन के और ये ऋण के तो कट गए। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाओ। जब भी ये ऐसी कंडीशन फंसे, रूट जोड़ना घटाना आए, तो एक्स जैसा होता है इनका काम। जैसे हमने बोला 4x में से 3x घटाओ, क्या करोगे, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 बचेगा, और x ज्यों का त्यों रहेगा। सेम यहाँ पर होता है, ठीक है। जो रूट 2 होता है वो नहीं जुड़ता घटता, इनके आगे की संख्याएं जुड़ती घटती हैं, ठीक है। तो 2 रूट 2, यहाँ पर 1, तो 2 में से 1 घट जाएगा, रूट 2 ज्यों का त्यों, ठीक। यदि यहाँ 3 होता, यहाँ 1, तो 3 में से 1 गए 2, और रूट 2 ज्यों का त्यों, तो 2 रूट 2 आता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 2, यहाँ पर 1, 2 में से 1 गया 1, रूट 2, इसका भी आ गया, ठीक। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे क्या, D3 क्या होगा अपना, A4 - A3। A4 अपने पास क्या है, 3 धन 3 रूट 2 माइनस A3 अपने पास क्या है, 3 धन 2 रूट 2। सेम ऐसे ही इसमें होगा, 3 धन 3 रूट 2, ऋण के 3 हो जाएंगे, ऋण के 2 रूट 2 हो जाएंगे, धन के 3 ऋण के 3 कट जाएंगे। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाओगे, 3 में से 2 गया 1, बचेगा क्या, रूट 2। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सारबंतर हर जगह समान है, अतः यह क्या है, AP है। यहाँ लिख देंगे हम क्या, अतः यह है AP है। और जब AP है तो इसके हमें 3 पद और निकालने हैं, ठीक है। तो 3 पद और निकाल दो, 4 दिए हैं, 5वां निकाल दो। तो A5 क्या होता है, A+4D, ठीक है। A अपने पास क्या है, 3+4, D अपने पास क्या है, रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 धन 4 रूट 2। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, नहीं इनको जोड़ने घटाने लगो, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 रूट 2, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। रूट में संख्या नहीं जुड़ती। यदि यहाँ पर रूट 3 वाला भी होता तो भी नहीं जुड़ता, ठीक है। एक से रूट के आगे की संख्या जुड़ती है, रूट का कुछ नहीं होता, ठीक। अब A6 निकाल दो, तो A6 का क्या होगा, A+5D। ये अपने पास क्या है, 3+5 इंटू D अपने पास क्या है, √2। तो 3 धन 5 रूट 2, ठीक है। इसका भी कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार A7 निकाल दो, A+6D। ए अपने पास क्या है, 3+6 इंटू D क्या है अपने पास, √2। तो ये आ जाएगा 3 धन 6 रूट 2। मैंने बोला था जो ये कठिन दिख रहा है, लेकिन ये सरल, सबसे सरल निकला यही क्वेश्चन। सबसे कठिन दिख रहा था दिखने में, लेकिन सबसे सरल यही है, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं सीधे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा छठवां क्वेश्चन, क्या है, 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, ठीक है। तो कई बार तो ये दिखने में लग रहा है कि इसका सारबंतर एक सा नहीं हुआ, ठीक है। मैं सारबंतर निकाल के दिखा देता हूँ, एक दो देखो। इसको इसमें से घटाएंगे तो 0.22 में से हम क्या घटाएंगे, 0.2। यहाँ पर कुछ नहीं, एक 0 लगा दो, ठीक है। घटा दो, यहाँ 2 में से 2 गए 0, यहाँ पर 0 कितना है, 0.02। इसमें से इसको घटाओ, 0.222 में से 0.22 घटाएंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं है यहाँ पर, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, ठीक। मान के चलो ये लिखा 0.222, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दशमलव के नीचे दशमलव रख देना है, और जो संख्या घटानी है वो लिख दो। यहाँ पर 0 है तो 0, 2 है तो 2। अब जो बचता है उसकी जगह 0 रख दो, ठीक है। घटा दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक। नहीं आया ना, एक साथ दिख ही रहा है। इसका सारबंतर हर जगह समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इसको आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इस अब इसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या है, 0 ऋण के 4 ऋण के 8 और ऋण के 12, ठीक है। ये इसमें कठिन क्या है, ठीक है, ये लोग आप कर लेना क्वेश्चन, मान के चलो ये होमवर्क है, ठीक है। तो इतने सरल क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, ये कर लेना, ठीक। मैं क्यों करवाऊँ, थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। D निकाल के ऋण के 4 में से ऋण 0 घटाओगे तो ऋण 4 आएंगे। जब ऋण के 8 में से ऋण के
4 घटाओगे तो ऋण 8 ये धन, ऋण के 4 आएंगे, मतलब ऐसे इसमें आएंगे। मतलब इसके हर जगह डी 1 से आ रहे हैं, इसका मतलब यह एपी में होगा और इसके 3 पद आप लोग निकाल देना। हम बढ़ते हैं सीधे अब 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या है? ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2। जब भी, मैं बता दे रहा हूँ, जब भी कोई एपी एक सी दिख रही हो, 2 2 2 या ऋण 1/2 ऋण 1/2, उसका मतलब उसका सारवंतर क्या होता है? 0 होता है हर जगह, ठीक है। और इसके जो अगले पद होंगे वो भी सेम निकलेंगे, चाहे करके देख लो। देखो 8वां क्वेश्चन है ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 और ऋण 1/2, करके देख लो भाई। A2 में से ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। A2 में से A1 घटाओ, ऋण 1/2 में से ऋण 1/2 घटाओगे तो ऋण 1/2 धन 1/2 हो जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे? 0। ऐसे ही इसमें 0 हो जाएंगे, ऐसे ही इसमें 0 हो जाएंगे। एपी तो ये होती है, ठीक है। हम क्या बता रहे? जब भी एक सी दिखे, चिन्ह एक सा होना चाहिए, लेकिन याद रखना संख्या एक सी होनी चाहिए, चिन्ह भी एक सा होना चाहिए। जब भी कोई एपी एक सी दिखे, उसका सारवंतर हमेशा 0 होगा, डी हमेशा 0 होगा और उसके आगे के पद भी यही होंगे। तो ये आसान है, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं सीधा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या है? 1 3 9 27 क्या है? 1 3 9 27, इसमें क्या है? ये भी आप लोग कर सकते हो। घटा के देखो, 3 में से 1 क्या? 2, 9 में से 3 गए 6, लो। यहीं पता चल गया कि इनका सारवंतर ही एक सा नहीं है, एपी नहीं है, तो ये तो और सरल है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन भी आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन, ए 2a 3a और 4a, ठीक है। ये भी और ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये करवा देता हूँ क्योंकि इसमें ए आ गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर क्या है? ए, ठीक। अब निकालेंगे D1। D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 अपने पास क्या है? 2a, इसमें से A1 यानी a घटाओ, 2a में से एक a घटाओ, क्या बचेगा? मात्र एक a बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे D2। D2 क्या है अपने पास? A3 माइनस A2। A3 अपने पास क्या है? A3 अपने पास है 3a। A2 अपने पास क्या है? 2a। 3a में से 2a घटाओगे तो क्या बचेगा? मात्र एक a बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार निकाल लेंगे D3। D3 क्या होगा अपने पास? A4 माइनस A3। A4 अपने पास क्या है? 4a माइनस क्या हो जाएगा? 3a। 4a में से 3a गया, क्या बचा? मात्र a बचा। अतः यह एपी में है। जब एपी में है तो उसके अगले पद निकाल लो, यानी 5वां पद। तो A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D। ए अपने पास क्या है? मात्र A प्लस 4। डी अपने पास क्या है? मात्र डी अपने पास A है, ठीक है। तो A प्लस 4A मतलब यहाँ पर क्या होगा? 5A। इसी प्रकार से जब आप छठवां निकालोगे तो क्या निकलेगा? 6A। सातवां निकालोगे तो क्या निकलेगा? 7A, ठीक है। देखो A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A, ठीक है। ये भी सरल क्वेश्चन है, ठीक है। इतना चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप कर लेना, ठीक। तो ये रहा अपना 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है? ए वर्ग ए घन ए के ऊपर 4 की घात, ठीक है। अब ये दिख ही रहा है कि ये नहीं हो सकता, ठीक। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नहीं होगा, सीधी बात ये है। तो हम इसको सीधा हल करेंगे। यहाँ पर प्रथम पद ए बराबर क्या है? ए, ठीक है। और यहाँ पर D1 निकाल लेंगे तो D1 क्या होगा अपना? A2 माइनस A1। A2 अपने पास क्या है? A स्क्वायर। और A1 अपने पास क्या है? A, ठीक है। अब एक बार बताओ, A वर्ग में से कभी A घटेगा? तो A वर्ग में से A कभी नहीं घटेगा, तो ये यही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार हम D2 निकालेंगे, ठीक है। तो D2 क्या होता है? A3 माइनस A2। A3 अपने पास क्या है? A के ऊपर 3 की घात और यहाँ पर A के ऊपर 2 की घात। घटेंगे कभी? ये भी कभी नहीं घटेंगे, क्योंकि इसके ऊपर 3 की घात है, इसके ऊपर 2 की घात है। कॉमन निकाल लो, कुछ कर लो, वो नहीं आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। जब यही नहीं है तो यहाँ पर D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो खेल ही खत्म, ठीक है। अब देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन। 12वां थोड़ा सा
सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, करने लायक है। ठीक, तो 12वां क्वेश्चन क्या है? √2, √8, √18, √32 और डैश डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका हुलिया सुधार करेंगे थोड़ा सा अपने हिसाब से। ठीक, हुलिया सुधार का मतलब ये अभी ठीक नहीं है। ठीक है, तो ठीक, लेकिन इसमें कुछ कलाकारी हो सकती, तो हम संभावना जब रहती है कुछ कलाकारी करने की, तो हम कलाकारी करके उसको सही कर लेते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो √2 है, √8 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं हम। 18 का मतलब क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 4 से, अच्छा 18 को काट दो, 3 3 9 दूनी 18। ठीक है, तो 3 3 9 दूनी 18। अब देखो 32, 32 को हम लिख सकते 4 चौके 16 दूनी 32, डायरेक्ट लिख दो उसको, क्योंकि 32 2 × 2 5 बार होता है, लंबा जाएगा, तो उसका हम सीधा लिख देंगे क्या? 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, और आगे डैश है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो √2, ये यहाँ पर जोड़ी बन जाती तो एक बाहर निकलता है इसमें से, तो एक बाहर निकल के अंदर क्या बचा? √2 मस्त। ठीक है, ऐसे यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2। ऐसे यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा? √2। ठीक है, ये बन गई हमारी श्रेणी अपने हिसाब से। अब इसको हम आगे पीछे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले प्रथम पद ए बराबर क्या लिखेंगे? √2 है। ठीक है, अब निकालेंगे हम D1, तो D1 क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 अपने पास क्या है? 2 √2, और A1 क्या है? √2। जब एक से रूट होते हैं तो घट जाता है आगे की संख्या, तो 2 में से एक गया, एक क्या बचेगा? √2। इस प्रकार D2 निकाल देंगे, A3 माइनस A2। A3 अपने पास क्या है? 3√2, इसमें से 2√2 घटाना है, 3 में से 2 गया, एक बचेगा क्या? √2। इसी प्रकार हम D3 निकाल देंगे, A4 माइनस A3। A4 अपने पास क्या है? 4 √2, इसमें से A3 यानी 3 √2 हमें घटाना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बचेगा? √2। अतः यह क्या है? AP है। जब AP होती है तो अगले पद हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो हमें पांचवा पद निकालना है, मतलब A5। A5 क्या होता है? A-4D। ए अपने पास क्या है? √2 प्लस 4। डी भी अपने पास क्या है? √2। ठीक है, अब एक बार बताओ, जब ये दोनों √2 हैं तो मैंने बताया था जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा अपना क्या? 5 √2। अब यहाँ से आप देख सकते हो, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, तो अगला क्या आएगा? 5 √2, अगला क्या आएगा? 6 √2। ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो छठवां पद क्या होगा हमारा? A-5D। ये अपने पास है √2, और 5D क्या है अपने पास? √2। 5 और 1 क्या हो जाएंगे? 6 √2। इसी प्रकार A7 निकालना है, A+6D। √2 प्लस 6 √2 कितने हो जाएंगे? 7 √2। यही इसका आंसर है। ये अपना D बराबर है यहाँ से, और ये हो गया पांचवा पद, ये छठवां पद और ये सातवां पद। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं सीधे हम 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन क्या है? √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब देखने में लगता है 3 का दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीसरे का 9, तीसरे के 12, तो अगला 5 15। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई ये तो एपी में है, श्रेणी में है, लेकिन नहीं है ये श्रेणी में। डायरेक्ट देखो घटेंगे क्या भाई? इसमें से इसको घटाओ, नहीं घटेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इसको तोड़ो, नहीं टूटेंगे। ठीक है, 9 का तो सीधे 3 हो जाता है, तो 3, भाई ये भी नहीं घटेंगे, ये भी नहीं घटेंगे, अर्थात अर्थात ये श्रेणी में नहीं है। सीधे बढ़ते हैं हम अब 14वें क्वेश्चन की तरफ। अब 14वां क्वेश्चन क्या है? 1 के ऊपर वर्ग, 3 के ऊपर वर्ग, 5 के ऊपर वर्ग और 7 के ऊपर वर्ग। इसको सही कर लूं। 1 के ऊपर वर्ग तो 1 होगा, 3 का 9 होगा, 55, 25 होगा, 7 से 49 होगा।
ठीक है, अब ये श्रेणी में है या नहीं वो आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर भी करके देखो, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 घटाओ कितने बचेंगे, 49 में से 25 घटाओ कितने बचेंगे, वो आप समझ जाओ कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, अब सीधा हम देखते हैं 15वां और आखिरी क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन क्या है, 1 के ऊपर वर्ग, 5 के ऊपर वर्ग, 7 के ऊपर वर्ग और यहाँ पर आ गया 73। तो इसको भी वैसे हम तोड़ लेंगे, तो 1 का वर्ग 1, यहाँ पर 25, यहाँ पर 49, यहाँ पर क्या है 73। ठीक है, अब देखो जरा, घटाओ, 25 में से 1 जाएंगे 24, 49 में से 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24। यहाँ देखो, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2। यहाँ पर 24 24 हर जगह आ रहा, अर्थात यह श्रेणी में है, मतलब एपी में ये है, और एपी में है तो ये सरल है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इतने सरल सरल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने लगे तो क्या, कोई मतलब ही नहीं। तो इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट ही यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 5.1 भी समाप्त होती है। अब देखते हैं इसके बाद, अब हमने पहले ही बताया था कि जो ये अध्याय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से सवाल फंसते हैं। ठीक है, तो ये 5.2 भी है, इसमें 5.3 है। ठीक है, 5.3 तो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मान सकते हैं ना 5.3 को। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली एक्सरसाइज हम करेंगे अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ऐसी मैथ पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जय हिंद।